एक लड़की जब पैदा होती है, पैदा होते ही जिसका पिता संन्यास ले लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम तो बस लड़की ही पैदा करोगी। एक उनका बेटा था, उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता, लेकिन छोटी बहन घर में पैदा होती है तो पिता अपनी पत्नी को त्याग देता है और वो संन्यास लेकर एक साधु बन जाता है। अब साधु का नहीं पता होता वो कहाँ है, कहाँ रहता है, लेकिन वही बेटी जब थोड़ी बड़ी होती है और जब वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ी आज जब अपने उस पिता को देखती है तो वो पिता अपनी बेटी को नहीं पहचान पाता है। लेकिन जिस पिता ने अपनी बेटी का तिरस्कार किया था, होते ही उस बेटी के मरने की बात की थी, वही पिता अपनी बेटी को सल्यूट करता है। आइए जानते हैं इस कहानी में कैसे कुंभ के मेले में एक बिखरा हुआ परिवार मिल जाता है, क्या हुआ था इस घटना में, कैसे ये लड़की बनती है एक बहुत बड़ी, उसका पिता जो घर छोड़ चुका था आज वो अपनी बेटी को सल्यूट करता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने हरियाणा के चरखी दादरी के एक गांव की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक परिवार है, आज से करीबन 30 साल पहले की बात है। एक परिवार में पति पत्नी हैं, उनके सास ससुर हैं, पत्नी का अभी शादी हुई है और नई नवेली पत्नी है। घर में बड़े ही प्यार से उसे रखा जाता है और वो बहुत ही हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादी हुई थी। वो भी अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, जमीन भी थी उनके पास और वो उनका जो पिता था वो एक दुकान किया करते थे, परचूने की दुकान आप कह सकते हो उसको। उस पर कुछ ऐसी बच्चों की टॉफी, कुछ वैसा घर का सामान, राशन पानी मिला करता था। वो पिता इस बात को, इस काम को सबको चलाता है। पिता का नाम होता है भागीरथ, माँ का नाम होता है चंद्रानी, और चंद्रानी और भागीरथ दोनों मिलकर अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करते हैं, बहुत राजी खुशी होते हैं। अब घर में पहली बेटी का जन्म होता है, पहली बेटी जिसका नाम होता है द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म होता है तो परिवार में इतना ज्यादा खुशी नहीं मनाई जाती है, क्योंकि आज से 30 साल पहले आप भी समझते हो कि एक घर में अगर बेटी हो जाया करती तो हमने सुना है दादी नानी की कहानियों में कि जब घर में बेटी पैदा हुआ करती, खास तौर पर हरियाणा में, तो बेटियों के लिए छत पर चढ़कर मटके फोड़े जाते थे। ये लोगों की कही हुई बात हम कह रहे हैं, अपने कही हुई बात कोई भी इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। और वैसा ही घर में माहौल हो जाता है। लड़की जब पैदा होती है तो घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ जाता है, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है। घर में बेटी का जन्म हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो घर में मातम छा गया हो। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो बेटी द्रौपदी बड़ी होने लगती है। दिव्य जो द्रौपदी बेटी थी वो सामान्य परिवार की तरह रहती थी, बहुत ही सामान्य लड़की थी। उसे ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं था, अपने घर में रहना, खेलना कूदना, और धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। 3 महीने की जब वो बेटी थी तो उसी दौरान उसके पिता ने अपनी पत्नी से कहा था, मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, तुमने घर में बेटी पैदा की, अब इसको तुम ही संभालोगी, मेरी इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। वो पत्नी इन सब बातों को सुनकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी जैसे भी कुछ होगा। और कुछ दिन बाद अब चंद्राणी फिर से गर्भवती होती है। दोबारा जब वो गर्भवती होती है तो उसको अब की बार एक बेटे का जन्म होता है और घर में इतनी खुशियां मनाई जाती है कि जो बेटी थी द्रौपदी वो इन सभी बातों को देख रही थी और देखकर बहुत हैरान सी होती है, लेकिन खुश होती है सबकी खुशियों में, क्योंकि वो ज्यादा नहीं समझती है। मुश्किल से 15 महीने की वो होती है, उस दौरान उसके भाई का जन्म उस परिवार में होता है। अब उसके भाई को हर सुख सुविधा दी जाने लगी और हर बात में उसको गोदी पर बिठाकर रखा जाता। इन सब बातों को द्रौपदी देखती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे सब गोदी में क्यों नहीं रखते, जैसे भाई से सब प्यार करते हैं, मुझसे बात प्यार कोई क्यों नहीं करता। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं, अब आप बड़े हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन अब भाई छोटा है तो इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन शायद भगवान ऊपर से सुन रहा था और अब वो फिर से एक ऐसा मौका देता है जिसकी चंद्रानी को कामना भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी, और अब की बार वो फिर से गर्भवती हो जाती है। अब की बार उसे एक फिर से बेटी होती है और जैसे ही घर में दूसरी बेटी का जन्म होता है और अब परिवार में सास ससुर और यानी कि उन बच्चों के दादा दादी और जो चंद्रानी सी उसके सास ससुर बहुत ज्यादा चंद्रानी पर गर्म हो जाते हैं।
चंद्रानी की एक भी बात नहीं सुनते हैं और कहने लगते हैं तुम तो लड़कियां ही पैदा करोगी, खानदान का वंश आगे कैसे चलेगा, कैसे लोग हमें जानेंगे, ऐसी तकियानुसी बातें वो करते हैं। लेकिन चंद्रानी सभी बातों को इग्नोर करती हुई अपनी बेटी को दुलारती हुई बड़ा करने लगती है। धीरे धीरे सिलसिला चलता है, लेकिन अब जो बड़ी बेटी थी, वो बड़ी बेटी कहती है कि माँ, आप तो कहती थी कि सब लोग सबको बराबर प्यार करते हैं, लेकिन आज तो भाई बड़ा भी है और जो बहन है वो छोटी है, और छोटी बहन को कोई प्यार नहीं कर रहा है और सब भाई को प्यार करते हैं। भाई तो पैदल भी चलता है, लेकिन अब जो छोटी बहन है वो तो चल ही नहीं पाती है, फिर भी कोई उसे गोदी में नहीं लेता है और ना ही ऐसे खाना बनाया गया, सबसे ऐसे प्यार किया गया। आखिर ऐसी क्या बात थी? तो इस बात पर जो उसकी माँ है वो कहती है कि बेटा, आपको ऐसा ही लग रहा है, तुम्हारी बहन से भी सब प्यार करते हैं, सब बहुत अच्छे से लगते हैं। जैसे चंद्रानी द्रौपदी को समझाती है, द्रौपदी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, वो सब कुछ समझती है। और जो उसकी छोटी बहन होती है भारती, भारती अब वो भी समझने लगती है। हर बात में उसके भाई जो चंदन था उसे ही हर बात में सर्वोपरि रखा जाता, उसे ही लोगों के साथ सब जगह भेजा जाता, उसे ही खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें ला कर दी जाती, और जो उसका पिता था आते ही सबसे पहले अपने भाई बेटे को आवाज लगाया करता। बड़ी बेटी भी होती है, छोटी बेटी भी होती है, लेकिन वो किसी को भी आवाज नहीं लगाता है। एक दिन जब चंद्रानी अपने पति भागीरथ से कहती है कि तुम बेटियों को प्यार नहीं करते हो, अब तक सब कुछ ठीक था, मैं ही थी इन सब चीजों को देखने जानने परखने वाली, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो? अब ये बच्चियां बड़ी हो रही हैं, हर चीज को समझ रही हैं, जान रही हैं, पूछ रही हैं, और तुम ये क्या कर रहे हो? क्योंकि बेटे का जो एडमिशन है वो तुमने प्राइवेट स्कूल में कराया है और दोनों बेटियों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया है। लोग क्या कहेंगे, हमारी सोच पर क्या कहेंगे कि हम कैसे पक्षपात करते हैं? इस बात पर भागीरथ चंद्रानी को पीटने लगता है और चूल्हे में गर्म करके चिमटा उसके हाथ पर दाग देता है। इस बात को उसकी छोटी बेटी बहुत गौर से देख रही थी, जिसका नाम भारती होता है। भारती इन सब चीजों को नोटिस कर रही थी और अब वो हर बात को अपने दिमाग में बिठाती जा रही थी। जब वो बैठती है, स्कूल में भी उससे सब पूछते हैं कि तुमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तो भारती कहती कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ और मेरी दीदी करती हैं। बार बार उससे पिता के बारे में पूछा जाता, लेकिन वो पिता के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला करती। वो अपने पिता से इतनी डर जाया करती कि वो पिता के बारे में कुछ भी नहीं कहा करती है। अब जब घर में बात बात पर कलेश झगड़े होने लगते हैं, तो वो पिता अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, कहता है कि मेरा तुम्हारा आज तक ही साथ था, अब तुम अपनी बेटियों के साथ रहो, मुझे तुम और तुम्हारी बेटी कोई भी नहीं चाहिए। उसी गांव में एक कमरा दे दिया जाता है उनको, और वो अलग कमरे पर दोनों बेटियों के साथ चंद्रानी रहने लगती है। द्रौपदी, चंद्रानी और उनकी बेटी भारती अब तीनों उस कमरे पर रहते हैं, और वो पिता और दादी दादी और उसका भाई एक घर में रहते हैं जो घर था। धीरे धीरे अब उसका बेटा बड़ा होता है, बेटा बड़ा हो जाता है, लेकिन बेटा अब अपने पिता की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। गांव के माहौल में पला बड़ा था, भले ही उसे प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन दिलाई गई थी, लेकिन वो पढ़ने में इतना होशियार नहीं होता है। पिता बेटे का जब ये सारा माहौल देखता है तो पिता को कहीं ना कहीं दुख होता है, सोचता है कि बेटे ऐसे ही होते हैं, ये मैंने क्या किया, अपने परिवार को भी बिखेर दिया, अपनी पत्नी को अपने से जुदा किया, अब मैं उसके पास जाऊं तो किस मुंह को लेकर जाऊं। और एक दिन रात के अंधेरे में उसका पिता भागीरथ घर से निकल जाता है और वो कहीं भी किसी को भी नहीं मिलता है। और अब धीरे धीरे वो लड़कियां बड़ी हो रही हैं, वो लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। जो छोटी बेटी थी वो बहुत ही ज्यादा होशियार होती है पढ़ाई लिखाई में, हर एक चीज को बड़े ही गौर से पढ़ा करती है, हर चीज पर बहुत अच्छे से तर्क टीचर्स को देती है, और जो भी बात उसकी माता के साथ होती है, यानी माँ के साथ या उसकी बहन के साथ, कोई पड़ोसी भी कुछ कहता है तो उस बात का जवाब लेने का दम रखती है। हर बात में वो सबको उंगली कर कर चलती है, सबको लड़कर चलती है सबसे, और बहुत ही मर्दाने ढंग से वो रहती है। धीरे धीरे लड़की की 8वीं पास हो चुकी थी और फिर उसकी 10वीं हो जाती है उसी सरकारी स्कूल से, और ऐसे ही उसकी 12वीं पास हो जाती है। लेकिन जब तक उसकी 12वीं पास होती है तो पूरे स्कूल के बच्चे, पूरे आसपास के गांव के बच्चे सभी जानने लगे थे, सभी कहते थे
कि जो भागीरथ की बेटी भारती है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है और उसके जैसा बनो। गांव में लोग अपने बेटों को भी उस बेटी की मिसाल देने लगते हैं, लेकिन इन सब चीजों को सुनने के लिए फिलहाल भागीरथ उस गांव में नहीं था। जिसने उस बच्ची का तिरस्कार किया, उस बच्ची के पैदा होते ही कहा था कि तुमने दूसरी बेटी को जन्म दिया है, इसको होते ही मार दो या फिर कहीं पर डाल दो, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। लेकिन एक माँ की जिद ने अपनी उस बेटी को परवरिश दी और उस बेटी को बड़ा किया। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो लड़की अब बीसीए करती है, वो कंप्यूटर साइंस से पढ़ती है। बीसीए कंप्लीट करने के बाद एक बहुत ही महाविश्वविद्यालय में वो बीसीए करने के बाद ही जॉब करने लगती है। बहुत ही मेहनती थी, बहुत ज्यादा नॉलेज थी, परसेंटेज बहुत हाई थी, तो उसको 1-2 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद ही उस महाविद्यालय में, कॉलेज में जॉब मिल जाती है और वहां पर वो अब अपने ही साथ के बच्चों को एजुकेशन देने लगती है प्राइवेट लेवल पर। और जब उसके पास पैसे आने लगते हैं तो अब वो अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से रखने लगती है और अपनी बड़ी बहन की शादी करा देती है। वो एक छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन की बहुत धूमधाम से शादी कराती है। उस शादी में आए हुए लोग कहते हैं कि शादी के लायक तो भारती भी हो रही है, आप इसकी शादी क्यों नहीं करते। लेकिन भारती जो है वो बहुत ही बेबाकी से जवाब देती है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना है, मेरे सिवा मेरी माँ का कौन सहारा है। क्योंकि जो उस माँ का बेटा होता है वो उसका बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो दादा दादी के साथ रहता है और पिता उसके पास से जा चुका है, तो अब उस पर कोई दबाव वाला बात नहीं है। उन दादा दादी ने उस भाई की भी शादी कर दी है। वो भाई ज्यादा मतलब नहीं रखता है, लेकिन जब बहन का रिजल्ट आता है, कुछ खुशी की बात होती है, तो वो भी उनकी खुशियों में शामिल होता है, लेकिन कभी भी बढ़कर वो कोई भी योगदान नहीं देता है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा है। भाई जो था उसका परिवार सेटल हो चुका था और जो बहन थी बड़ी उसका भी अब परिवार सेटल हो चुका था। अब चंद्रानी और भारती अकेले रह जाते हैं। पिता जा चुका था, पता नहीं है कहाँ जा चुका था। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब भारती का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाता है और अब वो एमएससी करने लगती है कंप्यूटर साइंस से। वो वहां पर एमएससी करती है, एमएससी कंप्लीट करती है और कंप्लीट करने के बाद अब उसे पता चलता है कि कहीं से नेट जो होता है यूजीसी का नेट करना चाहिए, जिससे लेक्चररशिप मिलती है। लग से लगते ही 1,00,000-1.25 लाख सैलरी होती है, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। तो इसी बिहाफ पर अब वो दिल्ली जिया सराय कोचिंग में एडमिशन लेती है। वहां पर एडमिशन लेती है और वहां पर पढ़ाई करती है। अभी फिलहाल के लिए उसने संडे टू संडे यानी कि वीकेंड पे कोचिंग ली है और वीकेंड पे जब वो कोचिंग लेती है तो वो बहुत सारे नोट्स होते हैं, उनको कवर करने में उसे प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी 6 महीने वहां पर कोचिंग लेने के बाद वो एग्जाम देती है नेट का एग्जाम देती है, तो उसमें वो कुछ नंबरों से रह जाती है। अब भारती को पता चल चुका था कि किसी तरीके से मुझे इसे करना होगा, मुझे कोशिश करनी होगी कि इसे मैं कर पाऊं। और अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो सोचती है कि इस चीज को रेगुलर किया जाए और अब वो रेगुलर पढ़ाई करने लगती है। रेगुलर बेसिस पर सेकेंड अटेम्प्ट में ही वो नेट क्वालिफाइड हो जाती है और अब वो बहुत अच्छे उसके नंबर आते हैं। जब नेट क्वालिफाइड हो जाती है तो चारों तरफ उसकी वाही वाही होने लगती है। जो रिश्तेदार कभी कहा करते थे कि ये एक ऐसी लड़की है, जब से ये इस घर में आई है तब से इसका पिता दुखी रहा और जब तक रहा तब तक बहुत परेशान रहा और आज वो शायद यहाँ नहीं है या शायद इस दुनिया में ही नहीं है। ये कुलक्षणी है। सभी लोग उसे जो बुरी बताया करते आज सभी उसकी वाही वाही करने लगते हैं और वो लड़की अब एक बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी वो पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट करने लगती है और एक गवर्नमेंट लेक्चरर लग जाती है। जब वो गवर्नमेंट लेक्चरर लग जाती है और अब उसकी माँ है और बहुत अच्छे से वो रहते हैं। अब उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम शादी कर लो, अब तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही है, लोग क्या कहेंगे, बेटी की शादी ही नहीं की, मैं क्या जवाब दूंगी सभी को। इस बात पर भारती कहती है कि माँ आप चिंता मत करो, चलो कुंभ का मेला लगा है, 2025 आ चुका है, कुंभ के मेले में स्नान करके आते हैं, फिर देखते हैं भगवान ने मेरे नसीब में क्या लिखा है। वो शादी के लिए मना जरूर करती थी, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी। और धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो माँ और बेटी दोनों कुंभ के मेले में चले जाते हैं। कुंभ के मेले में जाकर वो स्नान करती हैं, स्नान करके आके अपने लिए कुछ सामान खरीदती हैं, कुछ मालाएं, कुछ ऐसी चीजें, और मेले में घूम रही थी
और जैसे ही वो घूमती हैं तो एक जो साधु हैं उनकी टोली पर उनकी नजर पड़ती है और उस टोली में उनको एक अपने पिता जैसा व्यक्ति दिखता है। वो पिता जैसा साधु जो दिख रहा था वो भी उनकी तरफ गौर से देख रहा था। दोनों माँ बेटी उनको देख रही थी, तभी उनमें से वो साधु निकल कर आकर उनके पास खड़ा हो जाता है और कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि चंद्राणी तुम यहाँ पर कैसे? जैसे ही वो उसका नाम लेकर पुकारता है तो चंद्राणी कहती है कि आप कौन हो? तभी वो कहता है कि तुम मुझे भूल गई। मैंने बहुत सारी गलतियां की, मैंने अपने परिवार को छोड़कर वैराग्य लिया और यहाँ पर मैंने जो गुरु बनाए उन सभी से मुझे सुनने को मिला है कि जब तक हम अपने पारिवारिक धर्म नहीं निभाते तब तक हमें साधु का जो भाव है, जो शक्ति है वो मिलती नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं वापस किस मुंह से जा सकता था? और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? जैसे ही वो ये शब्द कहता है, ये लड़की कौन है, तो चंद्राणी कहती है कि ये वही लड़की है जिसके लिए तुमने घर को छोड़ा, जिसे तुम कहते थे कि इसको कहीं छोड़कर आओ, इसके साथ में हमारी जिंदगी नहीं कट सकती। ये वही लड़की है, आज ये एक लेक्चरर बन चुकी है और आज इसी के साथ मैं यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ। भारती अपने पिता भागीरथ को बड़े गौर से देखती रहती है, ना ही तो वो उसे प्रणाम करती है, ना ही वो उसे कुछ कहती है, बस उसे देखती रहती है तिरछी नजरों से। और बस उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये क्यों गए, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे प्यार क्यों नहीं दिया, एक पिता का प्यार होना चाहिए वो क्यों नहीं था मेरे सर पे, एक पिता का साया क्यों नहीं था। इतनी सारी परेशानियों से जो भारती है वो खुद अकेली लड़ती है और अकेली लड़कर अपनी बहन का घर बसवाती है, अपनी माँ को सुख शांति से जीने का मौका देती है। और जो व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुका था, भागीरथ, वो चंद्रानी को अकेला छोड़ चुका था, अपने बेटे को भी अकेला छोड़ चुका था, जिसके लिए वो इतना लड़ा अपनी पत्नी से, जिसके लिए वो अपनी बेटियों को कुलक्षणी मानता था, उनको भी वो छोड़ चुका था। अब वो भी शर्मिंदा था, अपनी बेटी की तरफ देखता है और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कहता है, बेटा मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत बुरा किया, तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया, तुमसे तुम्हारी जवानी छीन ली, क्योंकि आज वो लड़की 35 साल की है और 35 साल की अब हो चुकी है, अभी तक उसने शादी नहीं की है। आमतौर पर नॉर्मल घरों में जैसे घर से वो आती थी, ऐसे घरों में इस एज तक 1-2 बच्चे हो जाया करते हैं, परिवार में सेटल रहती हैं, लेकिन आज भी वो लड़की अपनी माँ की सेवा करती है। जब वो पिता हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि बेटा सच में ही आप धन्य हो, आपने मेरे बिखरे हुए परिवार को आज भी संजो कर रखा है। मेरी पत्नी जिसका साथ मुझे देना चाहिए था उसका साथ तुम दे रही हो, मुझे माफ कर दो। बार बार जब एक पिता माफी मांगता है तो यहाँ पर जो भारती है वो भी अपने पिता को माफ कर देती है और कहती है कि पापा हमारे साथ चलो, हमारा परिवार कब से अधूरा था, आप हमारे साथ चलो। लेकिन जो उसका पिता है भागीरथ, वो कहता है कि बेटा आज मुझे मेरा परिवार मिल गया और आज मुझे आप सबसे माफी मिल गई, तो अब मेरा जो गुरु मंत्र है वो पूरा हो सकता है और जिस राह में मैं चल पड़ा हूँ उस राह को मुझे पूरा जरूर करना है, क्योंकि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और वो मुझे साधुत्व मार्ग पर ही मिलेगी। बस तुम अपना और अपनी माता का ख्याल रखना और अपनी शादी जरूर कर लेना और जल्द से जल्द कर लेना। ये काम मेरा था, लेकिन मुझे मजबूर हूं, मुझे माफ करना, ये अपनी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे कंधों पर डाल रहा हूँ। इतने छोटी छोटी उम्र में ही इतने छोटे छोटे कंधों पर मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कर दी, मुझे माफ कर देना। ये सारे शब्द उस पिता के होते हैं और उस कुंभ के मेले में उनसे विदा लेता है और उसी साधुओं की टोली के साथ चला जाता है। और अब भारती को एक बहुत गहरी सांस आती है, बहुत ही चैन की सांस आती है। आखिरकार आज उसे उसके पिता का एक प्यार भरा आशीर्वाद मिला, एक प्यार भरे वो शब्द मिले जिनका उसे बरसों से इंतजार था। उसके पिता ने उसके ऊपर जिम्मेदारी रखी, जिसका उसे बरसों से इंतजार था कि कब मैं लड़कों की तरह जिम्मेदारी उठाऊंगी। वाकई में भारती बचपन से ही लड़कों की तरह रही, लड़कों की तरह उसने मेहनत की, लड़कों की तरह अपनी बड़ी बहन की शादी कराई, लड़कों की तरह अपने छोटे बड़े भाई को कई डिसीजन वो साथ उसके करवाती है। यही सिलसिला वहां पर आज भी चल रहा है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है, बहुत सी ऐसी रियल हीरो हम सब के बीच में होती हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि ये व्यक्ति कितना स्ट्रगल कर रहा है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने हमें इसको लिखकर भेजा। उसने अपने नाम और अपने गांव की पहचान
गुप्त रखने को कहा है। जो भी हमने आपको बताया है सत्य पर आधारित है। आपको कहानी जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या कहना चाहेंगे आप भारती के बारे में और क्या कहना चाहेंगे उसकी माँ के बारे में और क्या उस पिता के बारे में कहना चाहेंगे जो तकियानुसी बातों को आगे रखता है और अपनी बेटियों का मान सम्मान नहीं करता है। जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और ऐसी ही कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।